हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो भी आप करंट में न्यूज़ में सुन रहे होंगे, इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो नेपाल ने नया मैप जारी किया है और इंडिया ने भी नया मैप जारी किया, उसके कारण एक छोटे से लैंड एरिया के लिए डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। वो एरिया काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा के बीच में सैंडविच्ड एरिया है। उस छोटे से एरिया के लिए डिस्प्यूट अभी स्टार्ट हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि अभी इंडिया और चाइना के बीच चल रहा था, उसके सारे डिटेल्स को। तो आप उस वीडियो को अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आप आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इंडिया का पहले जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। दोनों देश एक दूसरे के देश में आकर ट्रेड कर सकते थे। उसके अलावा बिना वीज़ा के आना जाना होता था, और इसके अलावा भारत हर मुमकिन मदद नेपाल को करता था। तो अब ऐसा क्या हो गया जो इस एरिया के लिए नेपाल ने इंडिया पर क्लेम किया है और ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। तो इन सब डिटेल को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स कैसा लगा आपको। इसके अलावा अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट इससे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं इस मुद्दे को, क्या हो रहा था, ये मुद्दा कैसे स्टार्ट हुआ। तो अभी पता होगा आपको, नेपाल में डेमोक्रेसी है और नेपाल में जो गवर्नमेंट है, अभी जो पीएम है वहाँ के केपी शर्मा ओली, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। और चाइना में भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी का राज चल रहा है। तो होता ऐसा है कि नेपाल जो है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है चाइना के। इस कारण से जो इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट चल रहा था, उस डिस्प्यूट को देखते हुए चाइना के कारण नेपाल ने भी इस डिस्प्यूट को स्टार्ट कर दिया है। तो ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है कैसे? तो अभी आप लोगों ने हाल में ही सुना होगा कि जो नेपाल है वो कोरोना वायरस नेपाल में फैलने का जिम्मेदार इंडिया को बता रहा है, इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि इंडिया के कारण जो है नेपाल में कोरोना वायरस फैला है। ये सब मुद्दे हैं छोटे छोटे, जिससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो खराब हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, अपना एक मैप जारी करता है इंडिया, जिसमें जो एरिया था वो एरिया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मैप ही जारी किया जाता, लेकिन नेपाल जो था वो अब क्लेम करने लगा है कि वो एरिया उसका है। उस पूरे मुद्दे को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। होता क्या है, ये जो डिस्प्यूट है ये 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है। पहला तो इंडिया और नेपाल के बीच में लिपू लेक रोड को लेके विवाद शुरू होता है। इंडिया एक रोड बना रहा है लिपू लेक तक का, जिससे जो भी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ यात्रा है वो इजीली पूरा हो सके, क्योंकि जो पहले यूज़ किया जा रहा था वो रास्ता वो बहुत ही लंबा था। उसको भी समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो इसको लेके एक विवाद पहले पैदा होता है, सबसे पहला विवाद। उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ें इसमें बदलती हैं, और उसके बाद केपी शर्मा ओली ने जो इंडियन आर्मी का वहाँ स्टेशन बनाया गया है, काला पानी एक जगह है वहाँ पे, जो 62 के बाद से वहाँ पे बना हुआ है, तो उस एरिया को क्लेम करते हैं कि ये उनका है। ठीक है, तो नेपाल यहाँ से क्लेम स्टार्ट कर देता है। अब ये क्लेम स्टार्ट क्यों होता है, ये काला पानी का एरिया क्या है, 1862 में इंडिया ने क्यों वहाँ पे आर्मी डिप्यूट किया था, इन सब को समझने के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ से ये स्टार्ट होता है उसको अगर देखें तो 2 नवंबर 2019 को इंडिया ने अपना एक नया मैप जारी किया, जिसमें जो भी एरिया, इस एरिया को जूम करके अगर देखें तो इस मैप में ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये छोटा सा एरिया, इस एरिया के लिए डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस एरिया को इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, और नेपाल अब क्लेम करने लगा ये इसका है। जब इंडिया ने अपना ये मैप जारी किया तो इस एरिया को के डिस्प्यूट को लेके नेपाल ने भी एक अमेंडमेंट किया अपने नए मैप को लेके अपने संसद में। उसके बाद से ये एरिया जो इंडिया क्लेम कर रहा था, अब नेपाल अपने नए मैप में आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा एरिया ये अपने मैप में दिखाने लगा। इस एरिया को लेके ही सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है। अभी अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री ये महाकाली रिवर से बांटा गया है, और
जो ईस्ट वाला एरिया है, ये बॉर्डर, इस बॉर्डर को भी एक नदी से बांटा गया जिसको बोलते हैं मेची नदी। ठीक है, मेची रिवर के थ्रू ये दोनों बाउंड्री ये सेपरेट कर दिया गया है नेपाल का बॉर्डर। अब ये जो एरिया है, जो ये मेची नदी और महाकाली नदी को एज अ बॉर्डर ट्रीट किया जा रहा है, ये अभी नया कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया फ्रेंड्स, ये ब्रिटिशर्स के टाइम में ये बॉर्डर बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो छोटा सा हम देख रहे हैं आप, इसको भी और नज़दीक से अगर देखते हैं तो ये एरिया देखिए आप, ये रहा काला पानी का एरिया। ठीक है, ये रहा लिपू लेक पास उत्तराखंड में, इसके अलावा ये लिम्पियाधुरा, ये भी उत्तराखंड में। इन तीनों के मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है, यही एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही जो एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 में, उसके बाद से जो सुगौली की ट्रीटी की गई थी 1816 में, उसके बाद से अभी तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं कभी सामने आया था। ये बॉर्डर डिस्प्यूट अचानक से सामने आने का मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेपाल है वो कुछ ज़्यादा ही चाइना के क्लोज हो गया है, और चाइना ने भी अभी नेपाल के कुछ एरिया को कब्जा कर लिया। वो ऑफिशियली क्लियरिफाई नहीं किया गया है, जैसे ही वो क्लियर किया जाता है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कौन कौन सा एरिया क्या हुआ है। अब आपके एग्जाम में जो एरिया है उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफिकल मैप के थ्रू, और उसके जो लोकेशंस हैं उन सबको पूछा जा सकता है। इसी तरह नेपाल में भी पूछा जाएगा। तो इसके एक एक एरिया को हम लोग समझते हैं धीरे धीरे कि होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये इस एरिया के लिए डिस्प्यूट हुआ है तो नेपाल अचानक से कैसे करने लगा। तो ये देख सकते हैं आप कि नेपाल का ये ओल्ड मैप है। ठीक है, इसमें जो ये एरिया है यहाँ पे नहीं बताया गया है कि ये नेपाल का, ये पहले नेपाल यूज़ किया कर रहा था, लेकिन अचानक से नेपाल के दिमाग में क्या आता है कि इस एरिया को क्लेम कर देता है, और ये एरिया क्लेम किया जाता है इंडिया के जो मैप जारी किया जाता है उसके बाद। और एक और चीज़, जो कैलाश मानसरोवर रोड जो बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, इंडिया एक रोड बना रहा है जो कैलाश पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है उसके लिए, जिससे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का किया जाता है वो सिक्किम से होकर किया जाता है मानसरोवर तक, जो कि मैक्सिमम जो एरिया है वो चाइना में पड़ता है, चाइना को होकर गुजरना पड़ता है। तो इंडिया ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक रोड बनाना शुरू किया है। तो ये जो लिपू लेक पास है वो इंडिया के स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया एक ट्राई जंक्शन एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एरिया यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन एरिया है जहाँ पे इंडिया, चाइना और नेपाल तीनों का बॉर्डर लगता है, और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ये माना जाता है। अगर चाइना से वॉर होता है तो इस पास के थ्रू इजीली चाइना इन्वेट कर सकता है हमारे इंडिया में। ठीक है, अब इस डिस्प्यूट में जो बात आई थी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के लिए जो रोड बनाया जा रहा है, तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रोड बनाया जा रहा है। ये कनेक्ट करेगा धारचूला जो कि उत्तराखंड में है और लिपू लेक चाइना बॉर्डर पे जो है, इन दोनों एरिया को कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाया जा रहा है। ये जो रोड स्टार्ट होता है घतियाब गढ़ से स्टार्ट होता है और लिपू लेक पास तक होकर जाता है। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि इस 80 किलोमीटर रोड में जो भी पिलग्रिमेज है कैलाश मानसरोवर का, वो इजली और शॉर्ट रूट से अटेंड किया जा सकता है। मतलब यहाँ से लोग बहुत ही आसानी से, जहाँ 6 दिन लगता था, यहाँ 2 दिन में आप इस रोड मैप के थ्रू कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। इस कैलाश मानसरोवर यात्रा में बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, 6000 फीट से 17000 फीट तक की ऊंचे की पहाड़ियाँ हैं। ये हिमालय रेंज जो है वो इसमें हाई एल्टीट्यूड का हिमालय रेंज है, जिसको पार करना, ट्रैक करना बहुत ही टफ होता है चाइना के लिए भी, इंडिया में घुसने के लिए। तो इस तरीके से लिपू लेक पास बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो ये जो कैलाश मानसरोवर है वो हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैन्स के लिए, इन सब के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसको लेके इंडिया ने इस रोड मैप को तैयार किया है। अब इसको अगर देखें कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा धारचूला, ये आपको ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये है नेपाल का प्रेजेंट टाइम पे बाउंड्री। ठीक है फ्रेंड्स, और ये धारचूला एरिया जो कि इंडिया में पड़ता है, इससे ये कनेक्ट किया जाएगा यहाँ तक पहले फेज में। दूसरे फेज में ये कनेक्ट किया जाएगा लिपू लेक पास तक। लिपू लेक पास के बाद ये पूरा यात्रा ट्रैक करके
और मोटरेबल रूट से पहुंचा जा सकता है। यह है कैलाश मानसरोवर, माउंट कैलाश, जहाँ पे एक पवित्र मंदिर है, ठीक है। और ये लेक मानसरोवर लेक, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मानसरोवर लेक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो ये एरिया पड़ता है चाइना में, और ये माउंट कैलाश भी पड़ता है चाइना के एरिया में। अब चाइना के एरिया में जाने के लिए ये रोड बनाया जा रहा है, तो इसमें चाइना की भी सहमति ली गई थी, लेकिन चाइना को इस एरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि चाइना मानता है कि ये एरिया जो है, जिसके लिए डिस्प्यूट अभी स्टार्ट हो रहा है लिपू लेक पास से, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये इंडिया का है। चाइना का ऐसा मानना भी था कि ये एरिया पूरा इंडिया का है, तो इसीलिए चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं था इस टाइम। लेकिन अब नेपाल को, आपको पता होगा चाइना की क्या नीति रही है, जो भी उसके नज़दीक कंट्री रहे हैं आसपास, वो उस पे कब्जा सबसे पहले जाके करती है। तो इसी तरह अगर अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है इंडिया से चाइना का, तो वो चाह रहे हैं कि नेपाल जो है वो किसी तरह कब्जा कर लें, तो इससे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है चाइना के द्वारा। ये तो रास्ता हुआ, नया रास्ता जो कि अभी बनाया जाएगा और बनाना स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो पुराना रोड था, पुराना रास्ता था, वो सिक्किम होके हम लोगों को गुजरना पड़ता था, जिसमें कि 20% एरिया जो था इंडिया में होता था, 80% एरिया चाइना में ट्रैवल करना पड़ता था, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होता था, क्योंकि वो जो रास्ता था वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड का माउंटेन वहाँ पे हिमालय है, तो उसमें ट्रैक करना बहुत ही टफ पड़ रहा था। तो ये एरिया हम लोगों ने बात किया, गतियाबगढ़ से लेके लिपू लेक रोड तक का जो पिलग्रिमेज है, इसमें क्या होगा कि 84% तक का एरिया इंडिया के रोड से, मतलब कि इंडिया में होकर गुजरेगा, और 16% रोड जो है, 16% ट्रैकिंग जो है जर्नी, वो चाइना में होकर करना पड़ेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो कैलाश मानसरोवर का यात्रा है वो 2 से 3 वीक लेता है, मतलब सिक्किम से नेपाल रूट होते हुए ये जाना पड़ता है, 2 से 3 वीक लेता है, मतलब 20 से 21 दिन के करीब ये ड्यूरेशन लगता है, ट्रैकिंग का टाइम लगता है कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए। अब ये जो नया रोड बनेगा, ये क्या होगा, 6 दिन इस यात्रा का कम कर देगा, करीब करीब 6 दिन का ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, जो ट्रैक को कम कर देगा। अब जो भी तीर्थयात्री होंगे वो लिपू लेक तक दिल्ली से सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाएंगे, ठीक है, दिल्ली से 2 दिन में लिपू लेक तक पहुंचेंगे। इस मैप से देखिए आप, यहाँ तक अगर 2 दिन में ये पहुंच जाते हैं दिल्ली से, तो बाकी जो एरिया होगा ये एरिया सिर्फ कवर करना रह जाएगा इनके लिए, ठीक है। तो ये एरिया कवर करना इतना टफ नहीं होगा इस पुराने रूट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा और ज़्यादा ट्रैकिंग आसान हो जाएगा। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको, ओल्ड एज पीपल हैं, जो उस एरिया को ट्रैवल नहीं कर सकते, उस रूट को ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके कारण ये रूट जो होगा ये थोड़ा इजी भी हो जाएगा, क्योंकि जो लिपू लेक है उसके बाद से जो ये एरिया है, ये यहाँ से रोड बना हुआ है, ये मोटरेबल ट्रैकिंग है, ठीक है, जहाँ से गाड़ी व्हीकल जा सकती है यहाँ तक, पूरे तक। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ तक का ट्रैकिंग। अब देखिए ओल्ड मैप दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे जाते थे। ये रहा नाथुला पास, कहाँ पे है, सिक्किम में, इसको भी याद रखेंगे। अभी मैंने डिस्कस किया है इंडिया चाइना बॉर्डर में भी कि नाथुला पास क्यों इंपॉर्टेंट था। ये सिक्किम का एरिया, ये जो रूट आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये रूट ओल्ड रूट है, ठीक है, क्या है, ओल्ड रूट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। ये रूट होते हुए जो मैक्सिमम एरिया, ये एरिया चाइना में पड़ रहा है, इस चाइना के एरिया को पार करते हुए यहाँ पे इस मानसरोवर लेक तक पहुँचा जाता है, और उसके बाद ये कैलाश मानसरोवर का एरिया, जहाँ पे जो तीर्थ स्थल है वहाँ तक पहुँचा जाता है। इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है ये ज़्यादा लंबा है या ये लंबा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैकिंग भरा और बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है। माउंटेन रेंज बहुत बड़े बड़े हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो यात्रा था ये सिर्फ इंडिया इस रूट को सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं बना रहा है, इस पिलग्रिमेज के लिए ही नहीं बना रहा है, ये इंडिया के सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया यहाँ से जो चाइना की हरकत है उस पर नज़र रख सकता है। अगर रोड मैप यहाँ पे बन जाता है, रोड बन जाता है, तो यहाँ जो हमारे डिप्यूट किए गए हैं काला पानी में, यहाँ पे सैनिक, ठीक है, ये काला पानी का एरिया, यहाँ पे जो हमारा एक आर्मी बेस्ड कैंप है, ठीक है, आर्मी है यहाँ पे, ईजिली हम लोग यहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं रोड के थ्रू। बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ भी
अगर नीड होता है वॉर के टाइम पे तो वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये रोड बनाया जा रहा है। ठीक है, चाइना को घेरना बहुत ज़रूरी है। हर एरिया से वो इन्वेट करना चाहेगा, अभी नेपाल से इन्वेट करना चाहेगा। ठीक है, जो हमारा सबसे लंबा बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ये पूरा चाइना से लगता है, और इधर जो बॉर्डर है ये सारा चाइना से लगता है। तो उसके पास दो ही एरिया बचता है घुसने के लिए। एक नेपाल को अगर कंट्रोल कर लें, या तो सिक्किम के एरिया से घुस जाएं। तो नाथुला पास के लिए भी आप देखे होंगे डोकलाम जो चल रहा था, डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था वो यहीं पे चल रहा था। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है, अब यहाँ पे नेपाल के पास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा चाइना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख के एरिया में कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा चाइना का एक हड़प की नीति बोले तो, जैसे डलहौजी के टाइम पे हड़पा जाता था किसी भी लैंड एरिया को, किसी भी राज्य को, उसी तरह चाइना इस नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहा है। तो ये जो रूट और ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ नेपाल में, ये ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ है, ये बहुत ही पहले से ऐसा कुछ अनडिफाइंड बाउंड्री बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके कारण ये डिस्प्यूट आज जाके आगे आया है। अब ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है उस टाइम जब नेपाल में मल्ला किंग हुआ करते थे, मल्ला डायनेस्टी हुआ करता था, और जयप्रकाश मल्ला कांतीपुर जो कि प्रेजेंट टाइम पे काठमांडू है वहाँ से, उसके बाद तेज नरसिंह मल्ला ललितपुर से, और रंजीत मल्ला भक्तपुर से। ठीक है, भक्तपुर से ये पूरा जो एरिया था, ये तीनों एरिया मल्ला किंग के अंडर, मल्ला एम्पायर के अंदर आता था। ठीक है, और यहाँ पे 3 अलग अलग छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। अब जब मल्ला एम्पायर टूटता है, कैसे टूटता है फ्रेंड्स, तो जो मल्ला डायनेस्टी है वो काठमांडू वैली पे राज कर रहे होते, लेकिन पृथ्वी नारायण शाह जो कि शाह डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, ये अटैक करते हैं इस काठमांडू वैली पे। ठीक है, और वहाँ पे गोरखा किंगडम, जो गोरखा किंगडम था ये पृथ्वी नारायण शाह का, ये यहाँ पे एक बैटल करता है काठमांडू वैली में मल्ला डायनेस्टी से, बैटल ऑफ कीर्तिपुर। ठीक है, ये बैटल होता है यहाँ पे, और इस बैटल में जो गोरखा अंपायर था वो विजयी होता है, और काठमांडू वैली जो मल्ला अंपायर के अंदर था वो इनके कब्जे में चला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पैरेलली जो गोरखा अंपायर था इस टाइम बहुत ही पावरफुल हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है, और जो पृथ्वी नारायण शाह है उनके इस काठमांडू वैली पे जीतने के बाद से ये मल्ला अंपायर समाप्त हो जाता है, मतलब मल्ला पीरियड खत्म होने लगता है। अब जैसे ही मल्ला अंपायर का अंत होता है, उसके साथ साथ गोरखा अंपायर जो होता है, गोरखा डोमिनियन जो होता है, वो 19वीं सेंचुरी में अपने एरिया को बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करने लगता है, और वो कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम जैसे एरिया को अपने कब्जे में कर लेता है। इसको मैप से देखें अगर, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो बाउंड्री है नेपाल का, ये रहा बाउंड्री, प्रेजेंट बाउंड्री। ठीक है, ये धीरे धीरे कुमाऊं का एरिया, गढ़वाल का एरिया और हिमाचल का एरिया, ये तीनों एरिया ठीक है कब्जा करने लगते हैं। कुमाऊं, गढ़वाल और ये एरिया जो था ये सिक्किम का एरिया, ये भी अपने कब्जा में करने लगते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से धीरे धीरे जो इनका बाउंड्री बनता है यहाँ तक, ये एक रिवर पड़ता है सतलज, सतलज नदी से लेकर यहाँ जो बाउंड्री पड़ता है वो तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी तक ये फैल गया, मतलब सतलज नदी से तीस्ता नदी तक गोरखा अंपायर जो था वो अपने आप को फैला लेता है। और नीचे जो होता है, नीचे तराई का जो रीजन है, अवध का एरिया हुआ करता था, इस एरिया पे भी कब्जा कर लेता है। तो ये पूरा है कि पूरा नेपाल जो था वो बहुत ही पावरफुल होने लगा, ग्रेटर नेपाल के नाम से जाना जाने लगा। तो ये देख रहे होंगे आप उत्तरांचल, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड अभी है, और ये जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है आपको, ये है प्रेजेंट बाउंड्री नेपाल का। ये सिक्किम का एरिया जिसको इन्होंने कब्जा कर लिया था, और ये पूरा एरिया धीरे धीरे गोरखा अंपायर के अंदर आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे का एरिया जब ये कब्जा करते हैं, इधर का एरिया एक्सपैंड कर रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही वो नीचे का एरिया कब्जा करने जाते हैं, साउथ का एरिया नीचे इन्वेट करते हैं, साउथ में जो अवध का एरिया हुआ करता था, ठीक है, अवध अंपायर होता था, इस एरिया को जब कब्जा करने जाते हैं तब ब्रिटिशर्स की नज़र इन पे पड़ती है।
और ब्रिटिशर्स वैसे भी इस एरिया को लेके, नेपाल को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे कि इस एरिया को कब्जा करना, किसी तरीके से नेपाल के एरिया को कब्जा करना, क्योंकि वो इसके थ्रू ट्रेड कर पाते हैं चाइना से और उसके आगे के कंट्रीज से। तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ब्रिटिशर्स के ट्रेड पर्सपेक्टिव से। तो वो जैसे ही इन्वेड करते हैं गोरखाज साउथ में, अवध के एम्पायर में, उसी टाइम ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि जो गोरखपुर वाला एरिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो था गोरखपुर का एरिया, वो 1801 ईस्वी में अपने कब्जे में कर लेते हैं और वहाँ से गोरखा का जो बाउंड्री था और कंपनी का बाउंड्री था एक साथ आ जाता है। अब यहाँ से जो वॉर है वो स्टार्ट होता है। उस वॉर को बोलते हैं एंग्लो नेपलीज वॉर। 1814 से चला और 1816 तक 2 साल चला ये वॉर। अब इसमें आगे क्या होता है, ये वॉर अचानक से स्टार्ट कैसे होता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था गोरखपुर वाला, ये तो 1801 में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से गोरखपुर ब्रिटिशर्स कब्जे में आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो भीमसेन थापा थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, नेपालीज प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, वो क्या करते हैं 1806 से 1837 तक रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर। तो अपने प्राइम मिनिस्टर के रीजन में वो इंस्टॉल करते हैं, मतलब अपने फादर को ही क्या करते हैं, पल्प जो जगह है वहाँ का गवर्नर बना देते हैं। और ये जो एरिया है पल्प, ये डिस्प्यूटेड एरिया था ब्रिटिशर और गोरखाज के बीच का, ठीक है। तो ये सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट यहीं से दोनों पावर के बीच में स्टार्ट होता है। अभी तक ये वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, कन्वर्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही जो गोरखा हैं वो भूटावल वाला एरिया जो कब्जा करते हैं तराई में, ठीक है, भूटावल का एरिया जो कब्जा करते हैं और वहाँ पे 1804 से 1812 तक अपने ऑक्यूपेशन को, मतलब ट्रेड को जो ब्रिटिश के अंदर में एरिया था उसमें करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इससे ब्रिटिशर्स को भी लगा ऐसा कि नहीं, ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स आगे आते हैं। और जैसे ही गोरखाज जो हैं भूटावल और स्वराज का एरिया जो कब्जा करते हैं, इस एरिया के कब्जा करने के साथ ही ये एंग्लो नेपेलिस वॉर स्टार्ट हो जाता है 1814 ईस्वी में। उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, जो 1813 से 1823 तक रहे हैं एज अ गवर्नर, ठीक है। तो ये जो एरिया कब्जा करने का था, ये इमीडिएट रीजन बनता है एंग्लो नेपेलिस वॉर का, जो 1814 में हुआ। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि एंग्लो नेपेलिस वॉर कब से कब तक हुआ, तो 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ। इसके बाद जो इमीडिएट कॉज बना इस एंग्लो नेपेलिस वॉर का बना, वो किसके कारण बना, कौन सा एरिया, तो भूटावल और स्वराज का एरिया जो कब्जा करते हैं गोरखाज, वो इमीडिएट कॉज बनता है इस एंग्लो नेपेलिस वॉर का। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे उस समय। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया फ्रिक्वेंट। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सुगौली की ट्रीटी की जाती है, इस सुगौली की ट्रीटी 1816 ईस्वी में वॉर एंड होने के बाद ये ट्रीटी किया जाता है। इस ट्रीटी में बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रखी जाती है नेपाल के पास, क्योंकि नेपाल इस वॉर में हार चुका था और ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं इस ट्रीटी में वो उनको करना था। तो ब्रिटिशर्स कुछ कंडीशन रखते हैं, वो ब्रिटिश रेसिडेंट को पहले एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की फौज रहेगी और इस चीज़ को नेपाल का जो मोनार्क था उस समय वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेपाल जो था, वो जो नेपालीज गोरखा जो एरिया था, वो गढ़वाल का एरिया और कुमाऊँ का एरिया ये कब्जे से छोड़ देता है, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे से छोड़ देता है। और ये डिस्ट्रिक्ट अभी आप प्रेजेंट टाइम पे देख रहे होंगे कहाँ पे, उत्तराखंड, ये एरिया उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद नेपाल जो था वो सिक्किम के एरिया पे भी कब्जा अपना छोड़ देता है। अब नेपाल जब सिक्किम का एरिया कब्जा से छोड़ता है तो वो कहाँ चला जाता है, इंडिया में आ जाता है, अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आ जाता है। उसके बाद से फिर से नेपाल जो होता है वो शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे हिली एरिया थे वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में दे देते हैं। अब जो आप देखते होंगे जो इंडियन आर्मी में बहुत सारे ज़्यादा गोरखा जो रेजिमेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ही अच्छे सैनिक होते हैं, वो इसी ट्रीटी के बाद से इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं। इस ट्रीटी में रखा गया था ऐसा बात कि गोरखा जो होंगे वो ज्वाइन करेंगे ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और बहुत ही लार्ज नंबर में ये ज्वाइन करवाया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो डर था मराठा किंगडम से, उसके अलावा जो इधर सिख एम्पायर बढ़ रहा था उससे बहुत ज़्यादा डर था, इसको कब्जा करना था। और वो इस सिख एम्पायर वाले एरिया से, सिख रीजन से, और या तो फिर मराठा किंगडम वाले रीजन से
वो किसी भी वहाँ के लोकल लोगों को सैनिक में भर्ती कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो हो सकता है विद्रोह में अपने किंगडम का साथ दे दें, अपने एरिया का साथ दे दें। इस कारण से तो ये ब्रिटिशर्स थे जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से नेपालीज को या गोरखास को अपने आर्मी में भर्ती करते हैं। तो ये उसी टाइम से चल रहा है। अब आपको मैप से समझाएं कौन सा एरिया इन्होंने छोड़ा था। तो ये कुमाऊं का एरिया, गढ़वाल का एरिया, और ये पूरा एरिया इधर आता है हिमाचल प्रदेश का एरिया। इसके बाद ये सिक्किम का एरिया। तो आपको ये जो सब दिख रहा है सॉलिड कलर में, ये सब एरिया था पहले कब्जे में गोरखा के, ये छोड़ देते हैं। और ये जो गोरखा एम्पायर था वो अपने एरिया को कहाँ तक एक्सपेंड करता है, यहाँ सतलज से लेकर यहाँ तीस्ता रिवर तक, ठीक है, ये तीस्ता रिवर का बाउंड्री था, यहाँ तक अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। उसके बाद ये जब ट्रीटी होती है तब एक बाउंड्री बनाई जाती है। ये बाउंड्री ये जो रेड एरिया आप देख रहे होंगे ये बाउंड्री है, और ये प्रेजेंट टाइम पे बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री जो बनाई जाती है, एक रिवर है महाकाली नदी रिवर। तो जो महाकाली नदी है वो एज अ बाउंड्री बनाई गई, और इधर जो है ये है मेची नदी, मेची रिवर। ये मेची रिवर का ईस्ट में बाउंड्री बनाया गया और महाकाली रिवर का वेस्ट में बाउंड्री बनाया जाता है। इस तरीके से जो पूरा का पूरा अभी जो आप नेपाल देख रहे होंगे वो इन दो नदियों के बीच का जो एरिया है वो नेपाल कहा जाता है, ठीक है। ये एरिया नेपाल अब कहा जाने लगा। अब जो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, ये जो महाकाली नदी है इसके इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो काला पानी वाला एरिया है वहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए जो महाकाली नदी आती है वो लिम्पिया धुरा वाले एरिया से आती है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद दो बाट में ये नदी बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये दोनों एरिया, ये लिपू लेक का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे काला पानी का एरिया। तो इंडिया क्लेम करता है कि ये जो नदी आ रही है काला पानी वाले एरिया से और लिम्पिया धुरा से क्लेम किया जाता है किसके द्वारा, नेपाल के द्वारा। तो जब ट्रीटी होता है, सुगौली की ट्रीटी की जाती है, तब यहाँ तक तो ब्रिटिशर्स इस नदी को फॉलो करते हुए बाउंड्री बना लेते हैं। लेकिन यहाँ के बाद से जो एरिया था ये क्या होता है कि नदी दो भाग में डिवाइड हो जाती है, तो इसके कारण प्रॉब्लम होता है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है रेड लाइन से, तो रेड सर्कल वाला जो एरिया था, इस रूट से जो नदी गई थी, जो काफ़ी चौड़ी नदी गई है यहाँ से, तो ब्रिटिशर्स इसी एरिया को क्या करते हैं कि मान लेते हैं बॉर्डर, ठीक है। ये एरिया बॉर्डर मान लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये चला जाता है किसके अंडर में, नेपाल के अंडर में। उस टाइम इसको बाउंड्री बना दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स को लगता है कि कुछ दिन बाद कि ये एरिया हम लोगों ने जो नेपाल को है एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। नेपाल को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा दे दिया है ये एरिया। तो कुछ दिन बाद से अचानक से 1865 के बाद से 1865 के बाद से ब्रिटिशर्स ने अपना मैप बदल दिया, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था एरिया, बॉर्डर एरिया, ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है ये पहले हुआ करता था। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना मैप बदला तो ये स्ट्रीम आ रहा है लिपू लेक पास से, इसको क्या करने लगे, अब ये बॉर्डर मानने लगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा खासी दिक्कत नहीं हुई नेपाल को भी, क्योंकि ये एरिया उतना यूज़ का नहीं था नेपाल के, और ना ही इस एरिया में उतने लोग रहते थे। तो नेपाल के मोनार्क जो थे उस समय, जो राजा हुआ करते थे, उनको खासी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद से ये एरिया रेगुलर ब्रिटिश अपने एरिया में बताते रहे। अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे होता है, जैसे नेपाल में मोनार्क सिस्टम खत्म होता है और नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनकर सामने आता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जब बनकर आता है तो उस समय नेपाल में बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। नेपाल पार्लियामेंट में ये बात उठाया जाता है कि जो ये एरिया है वो उनका एरिया था, तो ये इस एरिया को हम लोग क्यों नहीं कब्जा कर पा रहे हैं। तो वहाँ से डिस्प्यूट ये स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से जब इंडिया कैलाश मानसरोवर वाला रोड बनाने लगता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और तूल पकड़ लेता है और तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन थे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। अब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, हमें आज़ादी मिल जाती है, हम आज़ाद हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह सामने आते हैं। अभी तक नेपाल में जो था वो मोनार्क सिस्टम चल रहा था। अब जब इंडिया चाइना वॉर होता है 1862 में, उस टाइम जो लिपू लेक था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इस एरिया से आराम से चाइना, लिपू लेक जो एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से आराम से चाइना अंदर इन्वेड कर सकता था। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया कि उस टाइम जो नेपाली किंग थे महेंद्र
ठीक है, महेंद्र जो किंग थे उनसे एक एग्रीमेंट किया जाता है दिल्ली में, ठीक है, जिसकी जो कि इस एरिया में हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो अपना आर्मी है वो डिप्यूट कर सकें, तो ये परमिशन दे देते हैं इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक। उसके बाद से क्या होता है, आर्मी वहाँ पे रेगुलर बेस पे रहने लगती है। तो क्लेम करता है, अब जब आगे बढ़ता है डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है चाइना, तब क्लेम किया जाता है कि इंडिया को तो जो इस एग्रीमेंट से रखा गया था और ब्रिटिशर्स के टाइम में जो डिवाइड किया गया बाउंड्री सुगौली ट्रीटी के अनुसार, तो बाउंड्री जो बांटा गया वो इस रिवर से बांटा गया है, ठीक है। लेकिन इंडिया का कहना है कि जो बाउंड्री बांटा गया वो इस रिवर से बांटा गया, जो ये रिवर यहाँ से डिवाइड हो रही है। इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट आगे होता है, बढ़ता है। और नेपाल जो होता है वो रेगुलरली क्लेम करते रहते हैं अपने इस एरिया को, लिम्पियाधुरा वाले डाउनफॉल को वो बोलते हैं कि यहाँ से इस रिवर का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया कहता है नहीं, काला पानी से बॉर्डर स्टार्ट होता है और ये एरिया हमारे अंडर आता है, ठीक है। यहीं से ये सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ और जो इस एरिया को था वो कैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया। तो ये जो महाकाली नदी से डिवाइड किया गया नेपाल का बाउंड्री, वो मेन कॉन्फ्लिक्ट का जड़ बनता है अभी के प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। और काला पानी वाला एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला पानी वाले एरिया से ही और लिपुलाक लेक पास और उसके अलावा जो लिम्पियाधुरा है, इन तीनों के बीच में जो सैंडविचेड एरिया है वो एरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस डिस्प्यूट में। इतनी डिटेल आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या हुआ, क्यों अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये जो काली रिवर है उसको शारदा रिवर और महाकाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तो ये रिवर लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होता है जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, ठीक है। इसकी लेंथ करीब करीब 350 किलोमीटर है और ये जो मिलता है जाके आगे वो घाघरा नदी में जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है उसमें जाके मिल जाता है। तो इसमें कुछ और हाइड्रो प्रोजेक्ट और डैम्स की बात करें तो लोअर शारदा बैरेज उत्तर प्रदेश, टनकपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड, चमेलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट नेपाल में इस नदी पर बनाया गया है। तो आपसे एग्जाम में एसएससी जैसे एग्जाम्स में आपसे लोकेशन डायरेक्ट पूछेगा। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि महाकाली रिवर का नाम और क्या है, शारदा रिवर या काली रिवर। एक क्वेश्चन बनेगा ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो लिम्पियाधुरा से, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ये ख़त्म कहाँ पे जाके मिलती है, किस नदी से, या ख़त्म कहाँ पे होती है, तो घाघरा नदी से मिलती है। इस पे कौन कौन से डैम और कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं। उसके बाद अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें फ्रेंड्स, क्योंकि उससे मेरे आने वाले वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। और अगर आपको अनअकैडमी में किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको वहाँ पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी पे एसएससी के सीएचएसएल जूनियर इंजीनियर, सीजीएल के बैंकिंग के, एसबीआई आरबीआई से रिलेटेड, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप वहाँ से फिर परचेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक मेरा इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर वीडियो नहीं देखा है तो वो आई बटन में अभी क्लिक करें, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।